नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश और ललिता की है। 13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम 7:30 बजे के आसपास अपनी भाभी को ये कहकर घर से निकला था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और वो थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर वालों को जयप्रकाश का इंतज़ार करते करते रात हो गई थी, लेकिन जयप्रकाश अपने घर वापस नहीं लौटा। घर वालों ने उसके नंबर पर कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन जयप्रकाश ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को बताया कि उनका बेटा जयप्रकाश घर से ये बोलकर निकला था कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है और जल्द ही घर वापस लौट आएगा, लेकिन उनका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जयप्रकाश के माता पिता अपने घर लौट जाते हैं। साथ ही बरूराज थाने की पुलिस भी जयप्रकाश को तलाश करने में लग जाती है। लेकिन इधर 14 अगस्त को सुबह करीब 6 या 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र में सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन लोगों की नज़र एक बोरी पर पड़ी। उस बोरी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भारी भरकम सामान है। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग उस बोरी की तरफ बढ़ते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। उस बोरी के अंदर एक सूटकेस था और जब उस सूटकेस को खोला गया तो उसके अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद सहजानंद कॉलोनी के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस वाले उस सूटकेस को अच्छे से खोलकर देखते हैं, लेकिन सूटकेस खुलते ही वहां पर तेज़ बदबू फैल गई, क्योंकि उस सूटकेस में एक लाश थी जिसका सिर धड़ से अलग था। उसकी आंतें भी बाहर निकली पड़ी थीं। इसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है और उस शव की पहचान कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था और अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है इस व्यक्ति को कत्ल करने के बाद उसके शव को यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। इसलिए सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद सहजानंद पुलिस द्वारा आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में सूचना दी जाती है और पूछा जाता है कि क्या किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसी दौरान पता चलता है कि बरूराज थाने में जयप्रकाश नाम के एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि अभी भी लापता है। इस बात का पता चलते ही बरूराज पुलिस की मदद से जयप्रकाश के माता पिता को सहजानंद पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सहजानंद पुलिस उन्हें हॉस्पिटल की मोर्चरी लेकर जाती है और जैसे ही उन्हें वो शव दिखाया गया तो जयप्रकाश के घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। असल में वो शव जयप्रकाश का ही था, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों कत्ल किया था। आखिर जयप्रकाश से किसी की क्या दुश्मनी थी। और जब इस बारे में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की गई तो जयप्रकाश की माँ रंभा देवी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस तो क्या, मोहल्ले के लोग भी हैरान रह गए। रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था। वो पेशे से इंजीनियर था, जो कि गोवा में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ललिता नाम की एक लड़की जो सहजानंद अहियापुर में रहती थी, वो रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की नंद थी। इसलिए जयप्रकाश कभी कभी इस रिश्ते के नाते सहजानंद कॉलोनी में ललिता के घर चला जाया करता था।
वहाँ पर अक्सर उन दोनों की मुलाकात हो जाती थी और आगे चलकर ये मुलाकातें धीरे धीरे फ़ोन कॉल में बदल गईं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर 2021 में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। लेकिन फिर ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई। वहाँ वो किराए पर कमरा लेकर रहने लगी और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट गई। वहीं जयप्रकाश गोवा में नौकरी करने चला गया था। भले ही वो दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल पर बातें होती रहती थीं। इसके अलावा बीच बीच में जयप्रकाश गोवा से ललिता को मिलने भी आया करता था और जब वो दोनों अकेले में मिलते थे तो उस समय जयप्रकाश ने ललिता के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इधर ललिता भी अब हर महीने जयप्रकाश से पैसों की डिमांड करने लगी थी, जो कि जयप्रकाश पूरा भी कर रहा था। जयप्रकाश ललिता से इतना प्यार करने लगा था कि वो हर महीने अपनी कमाई से 5,000 रुपये ललिता को उसके निजी खर्च के लिए दिया करता था। उन दोनों में सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन फिर उन दोनों के रिश्ते के बारे में दोनों के ही परिवार वालों को पता चल जाता है। जयप्रकाश अपने घर वालों को साफ साफ कह देता है कि वो ललिता से ही बहुत प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। क्योंकि जयप्रकाश घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था, इसलिए उसके जिद करने पर जयप्रकाश के घर वाले भी मान गए और जब बात ललिता के घर तक पहुंची तो ललिता के परिवार वाले भी इस शादी के लिए मान गए। इसके बाद साल 2023 के लास्ट में एक दिन ललिता के घर वाले उन दोनों की शादी की बात पक्की करने के लिए जयप्रकाश के घर पर आए, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार वाले अपने घर पर नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद यानी साल 2024 में अगस्त के महीने में अचानक ललिता अपने प्रेमी जयप्रकाश से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हालांकि उस समय जयप्रकाश गोवा में अपने काम पर था, लेकिन ललिता के बार बार बुलाने पर वो 13 अगस्त को गोवा से अपने घर आ जाता है और फिर 13 अगस्त को शाम 7:30 बजे के समय जयप्रकाश अपनी भाभी को ये कहकर घर से निकल जाता है कि वो बाजार से सब्जी लेकर आता है। लेकिन सब्जी लेने के लिए घर से निकला जयप्रकाश फिर कभी लौटकर नहीं आया और फिर अगले दिन यानी वो 14 अगस्त का दिन था जिस दिन सहजानंद पुलिस ने गली नंबर 9 से सूटकेस में बंद एक 100 बरामद किया था, जिसके बाद जयप्रकाश के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पहुंचे थे। उन्होंने 100 को देखते ही तुरंत पहचान लिया था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जयप्रकाश ही है। लेकिन सवाल अभी यह था कि आखिर जयप्रकाश को कत्ल किसने किया था। हालांकि 100 की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस तुरंत इस केस की जांच में जुट गई थी। सहजानंद कॉलोनी में जहां से वो 100 मिला था, पुलिस उन पड़ोसियों के घर घर जाकर पूछताछ करती है। साथ ही उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान पता चलता है कि जिस जगह पर वो सूटकेस मिला था वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रात के समय कुछ लोग साइकिल पर एक भारी भरकम बोरी लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे 3 लोग थे और फिर थोड़ा आगे जाकर उन्होंने उस बोरी को घटना स्थल पर फेंक दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, मगर फिर भी पुलिस खोजबीन करने में लगी हुई थी। इसके बाद जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जाता है, क्योंकि हो सकता था घटना वाले दिन वो अपनी भाभी को सब्जी लाने की बात कह के किसी दोस्त या फिर किसी जानकार से मिलने के लिए चला गया हो और उन्हीं लोगों ने उसका कत्ल कर दिया हो। खैर, जब पुलिस वाले उसकी कॉल रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ललिता से बातें कर रहा था और घटना वाले दिन यानी 13 अगस्त को घर से जाने के बाद भी उसने ललिता को ही फ़ोन किया था। इसके बाद जब पुलिस जयप्रकाश की मां रंभा देवी के बयान, सीसीटीवी फुटेज और जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स
इन सभी चीज़ों पर अच्छे से गौर करती है तो पता चलता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि ललिता ही है, क्योंकि जयप्रकाश के नंबर पर लास्ट कॉल ललिता ने ही किया था। इसलिए ललिता से पूछताछ करने के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, लेकिन ललिता और उसके परिवार वाले तो पहले ही फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ये पता लगाती है कि घटना वाले दिन यानी 13 अगस्त की रात को ललिता के फ़ोन की लोकेशन कहाँ पर थी। चेक करने पर पता चलता है कि उस रात ललिता की लोकेशन सहजानंद कॉलोनी के एक लॉज में थी। पुलिस तुरंत उस लॉज पर पहुंचती है। वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि लॉज के उस कमरे में देवरिया का रहने वाला रविंदर कुमार किराए पर रहता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि रविंदर कुमार ललिता का ममेरा भाई है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत रविंदर कुमार को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो रविंदर कुमार हर आरोपी की तरह इस वारदात में कोई भी हाथ होने से इनकार करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रविंदर कुमार जल्द ही टूट जाता है और फिर जयप्रकाश के कत्ल में एक ऐसी भयानक और बर्बरता की कहानी सामने आती है जिससे सुनकर जयप्रकाश के घर वालों के साथ साथ उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के भी दिल दहल गए। रविंदर कुमार ने बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश एक दूसरे से मिला करते थे, ठीक उसी समय ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई और फिर एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने देखा कि ललिता के रूम में उसके अलावा एक लड़का भी है। और जब जयप्रकाश ने ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा तो ललिता उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर अब उन दोनों में रोज रोज झगड़ा होने लगा। इस झगड़े से तंग आकर एक दिन ललिता ने जयप्रकाश से कहा कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर हमें इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश रिश्ता ख़त्म करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ललिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब ललिता ने जयप्रकाश के घर फ़ोन करके उसकी माँ रंभा देवी से कहा कि आपका लड़का सही नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को समझा लो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इसके बाद माँ रंभा देवी अपने बेटे जयप्रकाश को बहुत समझाती हैं, लेकिन जयप्रकाश का कहना था कि उसने ललिता पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। लेकिन ललिता ने अब जयप्रकाश से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बातचीत बंद होने से जयप्रकाश काफ़ी नाराज़ था। उसके पास ललिता के साथ के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियो थे। ललिता से बात ना होने और उससे शादी से इनकार करने पर जयप्रकाश ने वो अश्लील फ़ोटो और वीडियो ललिता के घरवालों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेज दिए, जिसकी वजह से जयप्रकाश को ललिता के रिश्तेदारों और परिवार वालों की ओर से धमकी मिलने लगी। उधर ललिता भी अब चोट खाई हुई शेरनी बन चुकी थी। वो जयप्रकाश से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने घरवालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंदर कुमार ने पुलिस को बताया कि जयप्रकाश को कत्ल करने के लिए उसकी बहन ललिता लगातार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन जयप्रकाश गोवा से अपने घर नहीं आ रहा था। इस पर ललिता जयप्रकाश को शादी का झांसा देने लगी। उसने जयप्रकाश को विश्वास दिलाया कि उसके मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वो उससे शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को पहले ही डर था कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ललिता पर भरोसा करके मुजफ्फरपुर आ गया। सबसे पहले वो भगवानपुर में स्थित अपने भाई के किराए वाले मकान पर गया। फिर वहाँ से वो अपनी प्रेमिका ललिता से मिलने भगवानपुर के ही एक होटल में पहुँचा। वहाँ पर उन दोनों के साथ नाश्ता में किया। इसके बाद ललिता ने उसे अपने ममेरे भाई के कमरे पर ले जाने के लिए तैयार कर लिया। उसने जयप्रकाश से कहा कि वहाँ पर शादी की सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। इसके बाद वो दोनों ललिता के ममेरे भाई रविंदर कुमार के कमरे पर पहुँचे। इसी बीच ललिता ने चुपके से फ़ोन करके अपने घर वालों को
जयप्रकाश को लेकर रविंदर कुमार के कमरे पर पहुंचने की जानकारी दे दी। पुलिस के अनुसार ललिता के भाई ने रविंदर के कमरे पर पहुंचते ही पहले तो चाकू से जयप्रकाश का गला रेता, फिर उसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकाल दी। इसके बाद उसके शरीर के कई हिस्सों पर भी वार किए। जयप्रकाश की मौत के बाद कमरे में ही उन सब ने मिलकर उसके शव को एक सूटकेस में भरकर उसे एक बोरी में रखा। इसके बाद उन्होंने उस बोरी को साइकिल पर रखकर घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जयप्रकाश की प्रेमिका ललिता, उसका पिता किशोर महतो, ललिता के सगे भाई रंजीत, संजीत और बहनोई फरार हो गए थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद फरार चल रही ललिता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ललिता के बाद उसके पिता किशोर महतो, उसके दोनों भाइयों और बहनोई ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ललिता के ममेरे भाई रविंदर कुमार की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसके कमरे से ही बरामद कर लिया गया था। इसके बाद उन सभी आरोपियों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।